क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड। ठीक है, इसके पहले हम लोग सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन अच्छे से सीखे थे। सेमीकंडक्टर डेफिनेशन आपने सीखा बहुत अच्छे से, मैंने धीरे धीरे करके डेफिनेशन समझाया। आज एक नया टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर एंड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा पहले पिछला लेक्चर अगर आप देखते हैं तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी आज हम लोग का जो लेक्चर है इसमें 3 मेन अचीव हम लोग करेंगे। पहला, ठीक है, व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ क्यों धातु, जितने भी धातुएं आपके पास हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों होते हैं, तो आप बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए। तो सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सारा कुछ उसी पे बात आके अटकता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई वुड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन को के कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जहाँ तक 10 क्लास की बात है ये डेफिनेशन दे के हम लोग पार हो जाते हैं। लेकिन अब समय आया है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से धीरे धीरे समझें कि एग्जैक्टली होता क्या है इन सब धातुओं में या इन सब मटेरियलों में होता क्या है, और कैसे ये कंडक्टर, इंसुलेटर्स या सेमीकंडक्टर्स साइंटिस्ट लोग इसको कैटेगराइज कर दिया। चलते हैं, कहानी धीरे धीरे समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। टॉपिक्स अभी एकदम आप इनिशियल स्टेज में हैं और धीरे धीरे सुनते जाना है। सिर्फ मैंने कुछ लिखा है, चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले मैटर के बारे में बात किया। मैटर जिसे आप पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। ऐसे आप अगर 8 क्लास में होते तो मैटर का यही डेफिनेशन होता कि जो जगह घेरता है वो पदार्थ कहलाता है, और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप सॉलिड, तो हम लोग इन सब बातों पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग सॉलिड पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है सॉलिड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ेंगे वो सॉलिड स्टेट डिवाइस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक निकलता है। हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनते हैं वो सॉलिड मटेरियलों से बनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन निकल के आ गया, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अब इन सॉलिड को 3 कैटेगरी में बांटा गया, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो यही 3 चीज़ तो है सर जिसको कि हम लोग पढ़ रहे थे। इसी सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में सीखे हैं, बट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को हम लोग को डिटेल समझना है यहाँ पर, और यहाँ से सारे क्वेश्चन के जवाब आपको 1 बाय 1 मिलेंगे, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने इन्हीं 3 कैटेगरी में क्यों बांटा, और कोई मटेरियल नहीं निकला, और ये 3 कैटेगरी उन लोगों ने किस आधार पर बांटा, कंडक्टर किसे कहा, किसे हम लोग कंडक्टर नाम देंगे। तो आप तो तुरंत बोल देंगे सर जिसमें करंट फ्लो करता है उसे कंडक्टर बोलेंगे, जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है उसे इंसुलेटर बोलेंगे, और सेमीकंडक्टर इन दोनों की प्रॉपर्टी जिसके बीच में होती है। यहाँ तक तो एकदम सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं, कहीं कोई गलत नहीं बोले। लेकिन इसको हम लोग डिटेल समझते हैं। आज का जो मेरा लेक्चर है एक एक करके धीरे धीरे समझने वाला लेक्चर है, तो इसको धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं एक एटम, एग्जाम्पल के रूप में मैं एक एटम लेता हूँ। चलिए मैं एक एटम लेके चलता हूँ और उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया मेरे पास सोडियम नाम का एक तत्व है जिसका नोटेशन Na होता है, और इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर 11 होता है, और इसको तोड़ेंगे तो 2, 8 और 1 होगा, ठीक है। हर जैसे कि आप 10 क्लास में पढ़ते थे, अगर आपको टीचर्स बोलते थे कि नहीं इसको आप थोड़ा फिगर बना के दिखाओ, तो आप सबसे पहले एक न्यूक्लियस बनाते थे, नाभिक बोलते हैं इसको। ये पहला कक्षा बनाते थे, ये दूसरा कक्षा बनाते थे, ये तीसरा कक्षा बनाते थे, ये चौथा कक्षा बनाते थे, ये 5वां कक्षा, ये 6ठा कक्षा, ऐसे एंड सो ऑन ढेर सारे कक्षाएं इसमें होती थी, जिसे आप ऑर्बिट नाम देते थे। पहले वाले ऑर्बिट में आप कहते थे कि सर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे वाले में उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ मैं सोडियम लेके चला हूँ तो तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। उसकी संख्याएं 2n² के अनुसार से रखी रहती हैं।
चौथा कक्षा से पूछे तो बोला भाई मेरे में तो कुछ है ही नहीं, खाली हूँ मैं, ब्लैंक। 7वां भी ब्लैंक, 8वां भी ब्लैंक। इस तरीके से जितने भी आगे की कक्षाएं हैं सभी पूरी तरीके से खाली है। तो इसी को समझना है कि ये जो फोटो आप बना रहे हैं ये हम लोग क्या करते थे, दुनिया में जितने भी एलिमेंट हम लोगों को मिले हैं, चाहे वो सोडियम हो, क्लोरीन हो, फास्फोरस हो, कार्बन हो, सभी का हम लोग इसी तरह के डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, हर दो लोगों के 2 ऑर्बिट के बीच में कुछ गैप बना देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये सही नहीं है। ठीक है, हर एलिमेंट का 2 ऑर्बिट्स के बीच में कितना गैप होता है ये हम लोग को समझना है। ठीक है, और इसीलिए हमारा चैप्टर आज का चैप्टर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड। ये एनर्जी बैंड क्या होता है इसको समझेंगे, एनर्जी गैप क्या होता है इसको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी गैप को समझिए, उसके बाद एनर्जी बैंड समझाऊंगा मैं। तो देखिए, ये जो ऑर्बिट है और ये जो ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट के बीच में कुछ खाली जगह दिख रहा है। ठीक है, और ये खाली जगह हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। किसी एलिमेंट का जो खाली जगह होता है एकदम कम होता है, किसी एलिमेंट का जो खाली जगह होता है, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है कि किसका कितना होता है, तो हम लोग सबको बराबर बना के काम चला लेते हैं। 10 क्लास तक तो आपको कोई जानकारी नहीं थी, तो आप सबका एक जैसा फ़ोटो बनाते हैं, चलेगा। ठीक है, लेकिन अब के क्लासेस में ऐसा नहीं होगा। आपको समझना होगा कि इसका गैप कितना है, और इसी गैप को हम लोग एनर्जी गैप बोलते हैं। ठीक है, और ये एनर्जी गैप कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये देखिए। चलिए, तो मान लिया एनर्जी गैप है, तो मान लिया नहीं, एनर्जी गैप है, और ये एनर्जी गैप में ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एक कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को भी समझ लीजिए थोड़ा सा। अगर आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते तो अंदर वाली कक्षाओं जो फुलफिल होते हैं, पूरी तरीके से भरे होते हैं, अपनी कक्षाएं पूरी तरीके से भर जाते हैं, उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। और बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये अंदर की दोनों ये पहला कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा का 8 इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, यानी पूरे ऑर्बिट्स के 2 ही तरह के इलेक्ट्रॉन, 2 कैटेगरी में बांटा गया इलेक्ट्रॉन को, एक कोर इलेक्ट्रॉन और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब मैं इसमें कुछ एनर्जी दूंगा बाहर से, ठीक है, एनर्जी, जब मैं एनर्जी दूंगा तो ये बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और ये कूद कर अगली कक्षा में चला जाएगा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जब मैं इसमें एनर्जी दूंगा तो ये कूद कर अगली कक्षा में चला जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला कक्षा में चला जाए, ये निर्भर करेगा कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। ठीक है, अगर गैप नज़दीक होगा तो आसानी से कूद जाएगा, गैप लंबा होगा तो नहीं कूद पाएगा। हम आपको फ्री इलेक्ट्रॉन पे ले जाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों को धीरे धीरे अलग अलग समझ लेते हैं, फिर मैं सारी कड़ियों को जोड़ूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। मैंने क्या बताया? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना है, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना। जब भी एनर्जी दिया जाएगा तो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, और ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर अगली कक्षा में जाएगा। ठीक है, यदि वो अगली कक्षा में चला जाता है, ध्यान से सुनेंगे, यदि वो अगली कक्षा में चला जाता है तो उसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहीं से फ्री इलेक्ट्रॉन खोज हुआ, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब आप एनर्जी देते हैं किसी भी एटम्स में, ठीक है, उसके बाहरी कक्षा के ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन कूदकर उसके बाद वाली कक्षा में चले जाते हैं या उसके ऊपर वाली कक्षा में चले जाते हैं, तो हम लोग उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से समझते हैं। फिर आप क्वेश्चन एक पूछेंगे कि सर किसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है, मतलब ये किसमें ये कक्षाओं को कूद के पार कर जाता है, क्योंकि आपने बताया कि सभी का गैप अलग अलग होता है, किसी का गैप थोड़ा होता है, किसी का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी का गैप थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसी दौरान एक बच्चा फिर क्वेश्चन पूछता है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये सभी एलिमेंट का गैप छोटा बड़ा होता है? तो ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एलिमेंट्स का एक्सपेरिमेंट किया गया, कुल मिला के 214 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपके पास हैं, और हर एक एलिमेंट की स्टडी, अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी की गई। अंदर के स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद ये पता चला कि सभी का एनर्जी जो गैप होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके स्टडी पे नहीं जाएंगे, खाली मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, कि
दोनों के बीच में जो गैप है, दो ऑर्बिट्स के बीच में जो गैप होता है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए उस पर हम लोग नहीं जा रहे रिसर्च पे, हम इतना बता सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का जो एनर्जी गैप होता है वो एकदम अलग अलग। अब आते हैं, ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, जब इसको हम एनर्जी देंगे, ठीक है, तो ये कूद कर अगली कक्षा में चला जाएगा और इसे ही हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, किस तत्व में ये इलेक्ट्रॉन कूदकर अगली कक्षा में जाएगा और किस तत्व में ये इलेक्ट्रॉन कूदकर अगली कक्षा में नहीं जा पाएगा। आप सोचिए ना, आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आपको बीच में खाई बना दिया जाए और बोला जाए कूद के उधर चले जाओ, ठीक है, तो आप कूद के उधर चले गए तो आप फ्री हो गए। ठीक है, यदि आप नहीं जा पाए, लंबा सा गैप है, बहुत बड़ा खाई है, नहीं जा पाए, तो आप फ्री नहीं हुए। ठीक है, यही तो है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, यहाँ से पता चलता है और यहीं से हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, और यहाँ से कंसेप्ट निकलेगा। पहले तो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन समझ गए होंगे आप। जब कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया जाता है और वह इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर अगली कक्षा में चला जाता है, ठीक है, तो उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन को समझने के लिए बैंड पर जाते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब इसको और एक लाइन, ये जो आपके पास कक्षाएं हैं, ये अंदर वाला को न्यूक्लियस कहा जाता है, नाभिक। ये पहली कक्षा है, इसका जो एनर्जी लेवल होता है सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, नाभिक के नज़दीक वाला एनर्जी लेवल, ठीक है, सबसे कम होता है, एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। उसके बाद इसका एनर्जी लेवल होता है, इसके बाद इसका, उसके बाद इसका। ठीक है, जैसे जैसे मैं ऊपर की कक्षाएं बढ़ूंगा, एनर्जी लेवल बढ़ते चला जाएगा। लेवल, ठीक है, स्तर बोलते हैं इसको, एनर्जी का स्तर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी के स्तर को ऐसे दिखाया जाता है, देख लीजिए, ये मेरा न्यूक्लियस का एज है, ये एज वाला न्यूक्लियस बना दिया गया, एज ऑफ न्यूक्लियस मैंने बनाया भी है, एज ऑफ न्यूक्लियस लिखा है। ये मेरा फर्स्ट, ठीक है, लेयर, फर्स्ट इसको बोलेंगे ऑर्बिट हुआ, सेकेंड ऑर्बिट्स हुआ, थर्ड ऑर्बिट हुआ, फोर्थ ऑर्बिट हुआ, एंड ऐसे करते करते एनर्जी लेवल ऊपर हम लोग लेते चले गए। ठीक है, तो एज ऑफ न्यूक्लियस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे मैंने बनाया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे। तो आप एक एक करके देखिए कि हर एक का बैंड आपके पास दिया हुआ। फर्स्ट बैंड नहीं है, अभी लेवल है, एनर्जी लेवल बोलते हैं। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, बैंड तो अभी बना ही नहीं है। बैंड पट्टी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये पट्टी क्या होता है सर, इतना बड़ा पट्टी बनाया आप, यहाँ देखिए, यही तो लिखे हैं फर्स्ट बैंड। ठीक है, और उसी का है, किसी न्यूक्लियस के पहले बैंड के लिए मैंने पहली पट्टी बनाई है, इतना बड़ा चौड़ा पट्टी क्यों बनाए सर, आप सीधा लाइन क्यों नहीं खींचे। ठीक है, तो उसी को समझाने जा रहा हूँ। अब आते हैं कंसेप्ट पे। ये सोडियम है। जब आप सोडियम आपके पास अगर रहेगा, ठीक है, सोडियम में एक एटम्स नहीं रहेंगे, उसके ढेर सारे एटम्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक एटम, दो एटम, ऐसे। मान लिया ये सोडियम का एटम लिया मैंने, ये सोडियम का एटम है, दूसरा सोडियम का एटम हुआ, तीसरा सोडियम का एटम हुआ, चौथा सोडियम का एटम हुआ, ठीक है, पांचवा सोडियम का एटम हुआ। इस तरीके से ढेर सारे सोडियम के एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, हाँ, सभी का ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ, और भी सभी के। तो सभी का फर्स्ट बैंड का एनर्जी आप कैलकुलेट करेंगे, सभी का फर्स्ट बैंड, क्या, सभी का फर्स्ट बैंड, सभी का सेकंड बैंड, सभी का थर्ड बैंड। तो भाई सभी तो सोडियम ही तो है, तो सभी का तो फर्स्ट बैंड एनर्जी तो सबका बराबर होगा। ये भी सोडियम है सर, इसी के बगल में एक और सोडियम एटम है, यहाँ पर इसके बगल में और एक सोडियम है, तो इसका भी पहला बैंड का एनर्जी, इसका भी पहला बैंड का एनर्जी, सबका तो एक ही जैसा होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल देखा गया तो सभी का एनर्जी लेवल एग्जैक्टली नहीं सेम था, थोड़ा सा कोई ज़्यादा था, थोड़ा सा कोई कम था। यानी इस वाले एटम्स का पहला कक्षा का मान लिया, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ये बोला 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं एग्जांपल लिया, इसका लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका पहला कक्षा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले का बोला नहीं, मेरा जो पहला कक्षा है उसका मेरा एनर्जी लेवल 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चौथा वाला के पास बात किए तो बोलता है नहीं सर, मेरा जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत सारे एनर्जी लेवल इस तरीके से अलग अलग थे। तो अगर मैं 4 एटम्स को यहाँ देखा तो आपको नज़र आ रहा होगा सर 3, 3.1, 3.2। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर ये जो पहला ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल आप निकाल रहे थे उसमें 3 से लेके 3.2 तक एनर्जी लेवल है। पहला एनर्जी लेवल का एनर्जी जो आपके पास है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.2 है। कहाँ से कहाँ तक? 3 से लेके 3.2
3.2 तक। तो ये जो है ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट बैंड है, ये भी फर्स्ट बैंड है, किसी का 3.2 किसी का 3, तो हम लोग क्यों ना इसको एक प्रकार का पट्टी बना दें 3.0 से 3.2, और यही पट्टी को हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं। ओके, फर्स्ट बैंड का एनर्जी बैंड हुआ, पहला पट्टी हम दिखाए, क्योंकि सभी के फर्स्ट बैंड का एनर्जी, ठीक है, एकदम सेम नहीं होता है, माइनर डिफरेंस होता है, और उसी माइनर डिफरेंस के कारण ये पट्टियां बनाई जाती हैं। यहां से लेके यहां तक देखिए कुछ दूरी, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है ये एनर्जी का ग्राफ है। तो भाई ई वाला जो लाइन होगा और ई वाला जो लाइन होगा, अब बताइए इसका नाम अगर हम E1 दे दें, इसका नाम E2, तो E1 बड़ा हुआ, सॉरी इसका नाम E1 दे दें और इसका नाम E2, तो E2 बड़ा हुआ कि नहीं E1 से? हुआ ना, थोड़ा सा बड़ा है E2 बड़ा है E1 से, इसका मतलब यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी होता है, यहाँ कम होता है। तो सर ये फर्स्ट बैंड का है लिखे, इसलिए कि 3.2 वाला इसको 3.2 बना दीजिए और इसको बना दीजिए 3.2 और इसको बना दीजिए 3, क्योंकि जितना भी आपके पास एटम्स आपने फर्स्ट एनर्जी बैंड का जो एनर्जी निकाला वो 3 से 3.2 के बीच में था। तो 3 से 3.2 के बीच में था फर्स्ट एनर्जी बैंड का, तो मैंने 3 से लेके 3.2 को एक पट्टी बना दिया और इसे हम लोग फर्स्ट एनर्जी बैंड कहे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से सेकंड का भी होगा, सेकंड का भी एनर्जी लेवल, क्योंकि एटम एक जैसा है तो बहुत अंतर नहीं होगा जी, सोडियम ही तो है, सोडियम का एनर्जी, पहला एनर्जी जो होगा वो दूसरे का भी सोडियम थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि सभी एक दूसरे से अगल बगल रहते हैं, तो माइनर चेंजिंग होता है, इसीलिए हम लोग बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड, फिफ्थ बैंड ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया पट्टी क्यों बनाते हैं, ये मेन क्वेश्चन है, पट्टी क्यों बनाते हैं। तो इसका एनर्जी जो है सबका अलग अलग होता है, एक एटम में पहली कक्षा का एनर्जी सभी का सेम एग्जैक्टली नहीं होता, कुछ का सेम होता है, कुछ का माइनर चेंजिंग होता है, ठीक है। तो उसी की वजह से उनको दिखाने के लिए, उसके एनर्जी लेवल को दिखाने के लिए एक बैंड बनाया जाता है, इसे हम लोग एनर्जी बैंड कहते हैं, करेक्ट। और जो गैप है वो तो है ही, इन दोनों के बीच में गैप है, इन दोनों के बीच में गैप है, गैप तो रहेगा ही, ठीक है, उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसे एनर्जी गैप के नाम पर हम लोग जानेंगे। तो आप बैंड कैसे बनाओ वो समझ में आया, बट ये लिखना नहीं है, हम लोग उसको भी लिखेंगे, ठीक है, आगे चल के अच्छे से लाइन बाय लाइन लिखेंगे, फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड, लास्ट में सर आपने लिखा है वैलेंस बैंड, ये क्या होता है वैलेंस बैंड, समझाइए थोड़ा, ठीक है। एक और लिखा है कंडक्शन बैंड, ये क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा इन दोनों को समझते हैं। और यहीं से हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन जो भी क्वेश्चन पूरा नहीं किए हैं, थोड़ा सा बता दिए थे कि जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कूद कर अगली कक्षा में चला जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, और अच्छे से समझ में आएगा इस तरह के बैंड स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम लोग का चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड, ठीक है। यानी सॉलिड को एनर्जी बैंड के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इसी को तो समझना है यहाँ पर पूरा अच्छा से, किसे इंसुलेटर कहते हैं, किसे कंडक्टर कहते हैं, साइंटिस्ट लोगों ने कब इंसुलेटर कहा, कब कंडक्टर कहा, कब सेमीकंडक्टर कहा, इसको हम लोग को समझना है। तो पहले तो समझ गए होंगे कि ये एनर्जी बैंड्स कैसे बनते हैं। अब आइए, मैं सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, ठीक, मैं सोडियम को नहीं छोड़ा हूँ, सोडियम का लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, कितना 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का कितना हुआ 281। तो ये देखिए सोडियम का 281, तो ये पहली कक्षा में है, तो ये फर्स्ट बैंड हुआ, इसी फर्स्ट बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, सिर्फ 2 ही नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सर ये पहला ही न्यूक्लियस का तो पहला ही एटम का थोड़ी जो इसमें फर्स्ट बैंड, इसका फर्स्ट बैंड, इसका फर्स्ट बैंड, इसका फर्स्ट बैंड, इसका फर्स्ट बैंड, सभी का फर्स्ट बैंड में कितना इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट बैंड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सभी का फर्स्ट बैंड का इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट बैंड में पाया जाएगा। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम्स होते हैं, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर सुने होंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, तो उस एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना ज़्यादा होता है, तो भाई फर्स्ट बैंड में यही 2 इलेक्ट्रॉन, सभी के फर्स्ट बैंड का 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा। मान लिया मैं एक एटम लेके चल रहा हूँ, कितना एटम, एक एटम, ऐसे तो मैंने बताऊंगा ढेर सारा, इसमें एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसे हम लोग फुल फिल बैंड भी कहते हैं, फुल फिल बैंड, ठीक है, नया शब्द आया, क्या नाम दिया मैंने, फुल फिल बैंड, पूरी तरीके से भरा हुआ बैंड, क्योंकि अगर ये स्टेबल बैंड है और फुल फिल बैंड है। दूसरा बैंड आपके पास यहाँ पर कौन है, 8,
हम सोडियम के लिए एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सभी एलिमेंट का अलग अलग एग्जांपल होगा। सोडियम के लिए 8, तो भाई सभी के दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, अनंत संख्याएं होंगी इलेक्ट्रॉन की। तो इसके अंदर भी हम मान के चलते हैं पहला एटम, एक एटम लेके चल रहे, एक एटम, तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन होगा ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि मैं एक एटम को एग्जांपल के लिए लेके चल रहा हूं, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन। और ये भी फुल फिल होगा, फुल फिल बैंड, पूरी तरीके से भरा हुआ, ये भी फुल फिल पूरी तरीके से भरा हुआ। लेकिन मैं तीसरे बैंड के पास पहुंचा तो बोला भाई मैं पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं हूं। ठीक है सर, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है, और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ जो थर्ड बैंड बना, ये थर्ड बैंड वैलेंस बैंड कहलाएगा। थर्ड बैंड क्या कहलाएगा? वैलेंस बैंड। किसी में चौथा बैंड वैलेंस बैंड होता है, किसी में पांचवा बैंड वैलेंस बैंड होता है। ये उनके अंदर में रखे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो उनको कैटेगराइज किया गया, इलेक्ट्रॉनों को बांटा गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, वैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? वैलेंस बैंड। क्या नाम देते हैं? वैलेंस बैंड। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे सर ये कंडक्शन बैंड क्या होता है? तो कंडक्शन बैंड पे आते हैं। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड के ऊपर वाली कक्षाएं देखिए, इसके बाद ये कक्षा को देखिए, ये कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरी तरीके से खाली। सर ये कक्षा, ये भी पूरी तरीके से खाली, ये भी पूरी तरीके से खाली, यानी जितने भी वैलेंस बैंड के ऊपर की कक्षाएं होंगी सभी के सभी ब्लैंक हैं, खाली हैं, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा है। तो जो वैसा एनर्जी बैंड जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, खाली होता है, उसे नाम क्या देते हैं? कंडक्शन बैंड। क्या नाम देते हैं? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इतना देर का पढ़ाने का मेरा मकसद क्या हुआ वो समझते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि एनर्जी बैंड को दो भाग में बांटा गया है, एक का नाम है वैलेंस बैंड, एक का नाम है कंडक्शन बैंड। इस पे तो आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अब लाइन बाय लाइन शुरू से आराम से दिखाता हूँ, फिर मैं बात बताऊँगा कि कैसे कंडक्टर डिसाइड करते हैं, कैसे इंसुलेटर डिसाइड करते हैं, और कैसे सेमीकंडक्टर डिसाइड करते हैं। फिर से आराम से, सबसे पहले मैंने मैटर बनाया, मैटर है हमारे पास। मैटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया, उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। सॉलिड को 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर कैसे डिसाइड होता है, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एन एटम कंसिस्ट मेनी ऑर्बिट्स, ईच ऑर्बिट कंटेन फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने अपने मन से लिखा है, आप भी जानते हैं कि हर एक ऑर्बिट में फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ओके, और ढेर सारे ऑर्बिट्स भी होते हैं एक एटम में। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिट। ऑर्बिट में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक का नाम है कोर इलेक्ट्रॉन और एक का नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, अंदरूनी भाग के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंदरूनी भाग मतलब जो फुलफिल रहता है, पूरी तरीके से भरा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी के बोलते हैं फुलफिल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी इसकी का नाम? फुलफिल, पूरी तरीके से भरा हुआ, फुलफिल रहता है, पूरी तरीके से अपना जगह घेरे हुए है, उसको अब स्टेबल है, उसको अब छूने की जरूरत नहीं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत नहीं है। और बाहरी कक्षा यानी आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिट, सबसे बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, जो कि मैंने समझाया। अब आइए, जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर किसी एटम्स का होगा। उसमें ये मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला मेरा न्यूक्लियस है, और इसमें ये R1 रेडियस इसका पहला ऑर्बिट हुआ, ये R2 रेडियस, ये R3 रेडियस और ये R4 रेडियस। 4 रेडियस ऐसे और भी ऊपर एनर्जी बैंड बनते चले जाएंगे। ठीक है, और भी एनर्जी बैंड बनते चले जाएंगे। चलिए, तो इस तरीके से आपके पास ये बना, और इसी को हम लोग, ये जो आपके पास पहला एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, लेवल है, बैंड नहीं, क्योंकि ये एक एटम का है इसलिए एनर्जी लेवल लिखेंगे, लेकिन ये एक एटम तो होता नहीं है। एक एटम होता है क्या? अगर आप किसी एक छोटा सा 1 ग्राम अगर आप सोडियम ले लेते हैं तो उसमें करोड़ों की संख्या में एटम्स होते हैं।
तो हर एक का फर्स्ट एनर्जी लेवल का रेंज बड़ा इक्वल नहीं होता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा किसी का थोड़ा कम होता है, और उसी वजह से हम एक पट्टी बनाते हैं। ये मैंने थोड़ी देर पहले बोला, रिवाइंड कीजिए, एकदम सुनाई देगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पट्टी बनता है और इसीलिए इसका नाम एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डाल रहे हैं, होता है लेकिन हम लोग क्योंकि एग्जैक्टली नोट्स बनाएंगे तो ये फुलफिल बैंड कहलाता है, ये भी फुलफिल बैंड कहलाता है ऐसे, ठीक है। ये भी फुलफिल बैंड यहाँ पर फिलहाल होगा, फुलफिल बैंड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, ठीक है, लिखा भी है, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस बैंड बोलेंगे, और वैसा बैंड जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, खाली होगा, उसे हम लोग कंडक्शन बैंड बोलेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो अब यहाँ से हम सबका डेफिनेशन लिख सकते हैं, बैलेंस बैंड किसे कहते हैं, कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, हम लोग का मेन मकसद है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन सब से कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन का उछलना कूदना, ठीक है, होगा, उछलना कूदना जो होगा वो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर की कक्षा तो पूरी तरीके से स्टेबल है, और कोई स्टेबल आदमी काहे का इधर उधर भागेगा, वो नहीं भागता है, वो अपनी जगह पर रहता है। स्टेबल जो भी रहेगा वो एकदम स्थिर रहेगा, बोला भाई हम अपनी जगह पर एकदम स्थिर हैं, हमको तुम छुओ मत, हम भागेंगे भी नहीं, ठीक है। भागना है वो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन भागेगा। इसका मतलब जब भी मैं इसको एनर्जी दूंगा किसी एटम्स में, ठीक है, एनर्जी दूंगा, तो उसमें के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वह कूद कर ऊपर की कक्षा में जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये कूदेगा, ऊपर की कक्षा में जाएगा। तो यहाँ पर इसका मेन इंपॉर्टेंस आ गया वैलेंस बैंड का और किसका, कंडक्शन बैंड का। साइंटिस्ट लोगों ने इन्हीं दोनों को एक्सप्लेन किया और इन दोनों के बीच में एक गैप दिया, और इस गैप का नाम रखा, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आपसे पूछेगा वैलेंस बैंड किसे कहते हैं, फिर पूछेगा कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं, फिर पूछेगा फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, ठीक है। तो जिसमें ऐसा वैलेंस बैंड किसे कहते हैं, किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस बैंड एरिया में पाया जाता है, ठीक है, ओके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। फिर आते हैं कंडक्शन बैंड किसे कहते हैं, तो इम्पटी बैंड, ठीक है, इम्पटी बैंड, ठीक है। जैसे मान लिया इसका 5वां बैंड इम्पटी है, इसी एटम का एक और उसका भी 5वां बैंड इम्पटी होगा, तो हर एक का एनर्जी लेवल अलग होगा और उसी एनर्जी लेवल का एक बैंड बनेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड। क्या नाम देते हैं, वो पूरी तरीके से खाली होता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कंडक्शन नॉर्मल स्टेट में कंडक्शन बैंड पूरी तरीके से खाली होता है, लेकिन अभी आगे डेफिनेशन चलेंगे तो थोड़ा बदलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल खाली दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बनाया नहीं है, बताया नहीं है, ठीक है। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में अगर गैप है तो इस गैप का नाम क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो 3 नाम आपको मुख्य रूप से याद रखना है, एक वैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड और एक का नाम है, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर आप इन तीनों को समझे तो मैं आगे इसके लिखना शुरू करता हूँ। पहले आप इतना तो नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये नोट डाउन नहीं करना है क्योंकि आप नोट डाउन जितना करेंगे उतना बेहतर तरीके से समझेंगे। नोट्स तो मेरा जाएगा ही, लेकिन अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। ओके, चलिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए, इसको कॉपी कीजिए और फिर मैं आगे बताता हूँ। तो अभी आते हैं, मेरे पास आया कौन सा, एनर्जी बैंड। मेरे को समझाना, एनर्जी बैंड में 3 आएंगे टर्म। कौन कौन टर्म आएंगे, एक आएगा वैलेंस बैंड, एक आएगा कंडक्शन बैंड और एक आएगा फॉरबिडन एनर्जी गैप। तीनों का डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ। वैलेंस बैंड, ए बैंड इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। वैसा बैंड जिसमें सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने भी बाहरी कक्षा होंगे, मान लो तीसरा कक्षा बाहरी कक्षा है तो सभी बाहरी तीसरे कक्षा का एनर्जी बराबर बराबर नहीं होगा, लेकिन बैंड में होगा। मतलब किसी का थोड़ा कम, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, तो 3 उतने को बैंड में दिखाया गया, तो उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस बैंड के अंदर पाया जाएगा, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या देंगे, वैलेंस बैंड।
कंडक्शन बैंड, एन इम्पिटी बैंड प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है, इम्पिटी जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उसे हम लोग क्या नाम देंगे, ठीक है, कंडक्शन बैंड। और फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो क्या होगा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप होगा उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इसे हम लोग ईजी के नाम से डिनोट करते हैं, ईजी एनर्जी गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो आज के बाद वैलेंस बैंड को हम वीबी लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कंडक्शन बैंड को हम सीबी लिखेंगे और एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप को हम ईजी लिखेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अभी हम क्लासिफिकेशन नहीं किए हैं, हम सिर्फ आज आपको एनर्जी बैंड के बारे में बताए कि एनर्जी बैंड क्या होता है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करना है हम लोगों को सॉलिड का, जिसमें कि मेरे को कंडक्टर के बारे में आपको बताना है, सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताना है और इंसुलेटर। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी इस पूरी दुनिया में ढेर सारे तत्व हैं। ये कैसे डिसाइड हुआ कि एल्यूमिनियम मेटल है और वो कंडक्टर है, कैसे डिसाइड हुआ, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर उसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे है, इसका मतलब उसमें जो बैंड बनाया गया होगा उसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गया होगा, इसका मतलब वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कूद कर कंडक्शन बैंड में जाता है उसे क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पहले से है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता होगा। तो यही कहानी तो अगला है कि किसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है और किसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्या एनर्जी गैप सबके लिए अलग अलग होता है। तो ये सारी कहानी यानी ये सब क्वेश्चन का जवाब अब मिलेगा। तो अब हम लोगों को ये देखना है जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम और सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ले जा रहे हैं, एक ही दिन में सब चीज़ पढ़ा देंगे तो फिर उतना समझ में नहीं आएगा आपको। बस इसको आज कॉपी कीजिए बहुत अच्छे से और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम और सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम। ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए और अच्छे से इस क्वेश्चन को पूरा कीजिए, ठीक है। अपने से देखिए, खोज के रखिए और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा तो उस पर पूरा अच्छे से डेफिनेशन के साथ लिखाऊंगा भी, ठीक है। और आप कॉपी भी कर सकते हैं, यहीं से कॉपी कर सकते हैं। मेरा पढ़ाई होता है एकदम पूरी तरीके से नोट्स बनाने लायक है। और अगर ये आपके पास कॉपी बन गया तो इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़िए और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे आप उसको पढ़ के जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके आपके एग्ज़ाम से एकदम हूबहू लाइन बाय लाइन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी आपका ये काम आएगा और ठीक है कंपटीशन के पर्पज़ से भी काम आएगा। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए याद रखना है क्या पढ़ना है हम लोगों को, कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम और इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम। यानी कि हम लोग का हेडिंग अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। चलिए थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।